हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, if an object of mass m is moving with velocity v, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। जिसका मास कितना है? m है। वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो उसका मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। तो p इज इक्वल टू mv। तो जो मोमेंटम है वो बेसिकली क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम जो है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इट्स यूनिट इज मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है। अच्छा, ये जो वर्ड मोमेंटम है इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर केवल मोमेंटम यूज हुआ है वर्ड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम। अगर केवल मोमेंटम वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब सपोज टू बॉडीज हैं, ठीक है, टू बॉडीज हैं जिनका मास क्या है? सेम है। क्या है? टू बॉडीज हैं, ठीक है, जिनका मास सेम है और एक बार मास क्या लेंगे? डिफरेंट लेंगे। सपोज एक ट्रक है, एक क्या है? ट्रक है। मान लो सपोज 100 kg। ठीक है, ये एज्यूम किया है, वरना ट्रक बहुत भारी होता है, 100 kg का नहीं होता है। ठीक है, और एक कार है से 50 kg। ठीक है, अच्छा, बोथ ट्रक एंड कार हैव सेम मोमेंटम। बोथ ट्रक एंड कार हैव सेम मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। तो मतलब कि क्या कहने का मतलब है? मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार। जो ट्रक का मोमेंटम है वही कार का मोमेंटम है। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा? मास ऑफ ट्रक कितना है? 100 into velocity of truck is equal to car 50 into velocity of car। तो यही हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से लिखिए, 0 से 0 कट गया, 5 to the 10 कट गया। तो velocity of car जो होगी वो 20 टाइम्स ऑफ क्या होगी? velocity of truck। तो कहने का मतलब क्या है कि if two bodies of different mass have if it possess same momentum। क्या? same momentum, then the body with lighter mass will acquire more velocity,
वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, उन दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। दो बॉडीज हैं, दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि ये सिचुएशन है, दो बॉडीज हैं, दोनों का मास अलग अलग है, बट दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो जो हल्की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो हल्की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, ट्रक का और कार का। तो ट्रक का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ ट्रक इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। कार का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी ऑफ कार। तो जो वेलोसिटी ऑफ कार यहाँ से कितनी है, 20 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रक, 20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आई। तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मासेस के और दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो आपका क्या होगा, मोमेंटम किसका ज्यादा हो, मतलब दोनों का सेम मोमेंटम है तो जिसका मोमेंटम दोनों का सेम है तो जिसका मास कम है, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो यहीं पे लीजिए, ये ट्रक है, ठीक है। अब ट्रक की वेलोसिटी क्या है, 0, ये ट्रक है। ये आपकी क्या है, कार है, कार की भी वेलोसिटी क्या है, 0, कार की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, कार की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें दोनों को सेम मोमेंटम देना है, दोनों को सेम मोमेंटम देना है, ठीक है, तो हमें ज्यादा वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी, किसको, ज्यादा वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी, इसको। तो अभी देखो, अभी इसका मोमेंटम कितना है, अभी ट्रक का मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि जो भी मास हो, मास इंटू 0 0, ठीक है। और अभी कार का भी मोमेंटम क्या है, अभी कार का भी मोमेंटम क्या है 0, क्योंकि कार का जो भी मास हो, ठीक है। फिलहाल मास कितना है इसका 100 है और इसका मास कितना है 50, ठीक है। अब कार की अगर ट्रक की वेलोसिटी 0 है तो आप कुछ कितना भी मास हो उसका मोमेंटम 100 इंटू 0 0, ठीक। कार के केस में भी मास 50 है बट 50 इंटू 0 0। अब सपोज आपको मोमेंटम चाहिए ट्रक का कितना, आपको जो मोमेंटम चाहिए कितना चाहिए, 1000 चाहिए, 1000 kg पर मीटर पर सेकंड। कितना मोमेंटम चाहिए आपको, 1000 kg मीटर पर सेकंड आपको मोमेंटम चाहिए। तो अब हम क्या करें, इसकी वेलोसिटी 0 से कहां तक पहुंच जाएगी, 10 तक, 0 से 10 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी 0 से कहां पहुंच जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 से, सर ये 20 नहीं 2 टाइम्स आएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे से, 0 से 0 कट गया, 5 to the 10 डबल हो जाएगी, ठीक है। 20 टाइम्स नहीं है क्योंकि 100 है ना, 50 to the 100 तो 2 आ जाएगा, ओके। तो अब आपकी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। तो सेम मोमेंटम एक्वायर करने के लिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कम चाहिए होगा और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि उतने ही टाइम में कार की वेलोसिटी 0 से 20 जा रही है और ट्रक की वेलोसिटी 0 से 10 जा रही है। तो कार के केस में हमें जो है एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रक, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो देखो बेसिकली अगर टू ऑब्जेक्ट्स, क्या, if two objects of same mass, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास क्या है, सेम मास, have different momentum, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है और मोमेंटम अलग है। मतलब कि देखो P इक्वल टू क्या होता है, mv। अब मास तो चेंज हो नहीं रहा है तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी के। तो ये आपका वेलोसिटी हो गई, ये आपका मोमेंटम हो गया, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास तो बदलेगा नहीं।
तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अगर सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इस केस में मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ठीक है। अच्छा, अब टू ऑब्जेक्ट्स विद सेम वेलोसिटी, अब फिर से p इज इक्वल टू mv है। अब आपकी वेलोसिटी फिक्स है, आप वेलोसिटी नहीं बदल रहे हैं, तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास के। तो उस केस में ये p हो जाएगा और ये m हो जाएगा, और ये आपकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और अगर मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम और वेलोसिटी, और ये मोमेंटम और मास दोनों ही क्या है आपके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। तो बेसिकली अब आप देखिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं चीज और क्या, कि अगर हम लोग बात करें इसकी, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। मास क्या है? m है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या? इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? u है। ठीक। अब उसमें आपने कुछ एक्सेलरेट किया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v, और मास तो वही रहेगा। मास क्या है उसका? v m रहेगा। तो देखो, जब तक एक्सेलरेशन नहीं हुआ पहले, तो उसका मोमेंटम कितना था? m इंटू यू। एक्सेलरेशन के बाद ये वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद उसका मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू v। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो लेट अस सी। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा p क्या हो जाएगा? p फाइनल माइनस b इनिशियल। जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था? v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एक्चुअली में डेल्टा p क्या हो जाएगा? p फाइनल की जगह क्या लिख सकते हैं हम? m इंटू v, माइनस p इनिशियल की जगह क्या लिख सकते हैं हम? m इंटू u। तो डेल्टा p क्या हो जाएगा? देखिए, आप m कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u। तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या बेसिकली हम क्या लिखेंगे अगर लिखने को आए? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी? मोमेंटम। ये हमारी बात हो गई किसकी? मोमेंटम की। ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं भाई, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स है
वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या? जो भी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि फोर्स को हम एफ ले लें। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। सॉरी, ये क्या है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन में डेल्टा टी क्या है आपका? टाइम इंटरवल। अपॉन में डेल्टा टी हमारा क्या है? टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब देखिए, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी और फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो के है वो क्या है आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड के की वैल्यू क्या होती है? 1। के हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब फोर्स जो है F इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P फाइनल क्या होगा? M इंटू वी माइनस P इनिशियल क्या होगा? M इंटू यू अपॉन में डेल्टा टी। ये हमें पता है। अच्छा, यहाँ से मास कॉमन ले सकते हो, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू M कॉमन ले लिया, V माइनस U अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, F इज इक्वल टू क्या हो गया? M इंटू V माइनस U अपॉन में डेल्टा टी। अब हमें पता है, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, V माइनस U अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? A, एक्सेलरेशन होता है। V माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। V माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी की जगह हम A पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मिला? F इज इक्वल टू M इंटू A। क्या मिला? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है फॉर अ गिवन मास। फॉर अ गिवन मास फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, ये तो समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। के यहाँ पे आपका क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या है? 1 है। के की वैल्यू क्या है? 1 है। तो F इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 1 इंटू दिस वही हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी को हमने क्या लिखा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल क्या हो गया? mv, P इनिशियल क्या हो गया? mu। तो F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन में डेल्टा t। अच्छा, m कॉमन ले लीजिए आप, तो F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन में डेल्टा t। ओके, तो v माइनस u अपॉन में डेल्टा t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को आप लेके चलिए, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, न्यूटन लॉ अभी हम लोग डिफरेंशियल मेथड से भी ड्राइव करेंगे ये वाली इक्वेशन। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या आया आपका
F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी, टाइम इंटरवल आप बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। और आपकी डेल्टा टी की वैल्यू अगर क्या हुई, कम हुई, तो इसका मतलब फोर्स आपका क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर आप मोमेंटम कम टाइम में चेंज कर रहे हैं, क्या, इफ change in momentum takes place in less time, then more force will be exerted, ठीक है, and vice versa, ठीक है। तो बेसिकली अगर चेंज इन मोमेंटम जो है कम टाइम में हो रहा है तो फोर्स ज्यादा होगा, और चेंज इन मोमेंटम वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब सपोज एक फील्डर है, एक वो बॉल को कैच कर रहा है। अब जैसे ये बॉल आ रही है, सपोज ये बॉल आ रही है, उसने कैच किया, जैसे यहाँ पे हाथ है ऐसे करके कैच कर लिया, तो जैसे ही बॉल हाथ पे टकराई तुरंत उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हाथ पे चोट लगेगी, ऐसे करके हाथ पे चोट लगेगी क्योंकि बॉल ऐसे करके टकराई और तुरंत रुक जाएगी, ठीक। सेकंड सिनेरियो, अब वही बॉल आई और हाथ में आते ही फील्डर ने कैसे करके पकड़ी, ऐसे करके पकड़ी, एक ऐसे करके, ठीक है। तो जब उसने बॉल पकड़ी और वो हाथ ऐसे करके ला रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना टाइम उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो हाथ में चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब जो फोर्स है वो आपने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम चेंज हो रहा था उसमें टाइम इंटरवल आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। टाइम इंटरवल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बॉल पकड़ी और आपने ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके। तो इस केस में क्या हुआ, आपका टाइम इंटरवल बढ़ गया, तो हाथ में जो है चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। और आपने बॉल ऐसे ही पकड़ ली, बस वहीं पर रोक दी, एकदम से हाथ को मूव नहीं किया। इस केस में क्या होगा, बॉल तुरंत रुक गई, टाइम इंटरवल क्या हो गया, कम हो गया, मतलब फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम चलती ट्रेन से उतरते हैं, जब हम चलती ट्रेन से उतरते हैं तो अगर उतर के आप खड़े रह गए तो हो सकता है आप आगे को गिर पड़ो। क्यों? एक तो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या आप एकदम से उतरते ही आप रुक गए, तो आपने मोमेंटम क्या करने की कोशिश की, जीरो, बहुत ही कम टाइम में, तो आप गिर पड़ोगे, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। वही आप ऐसे थोड़ा सा दौड़ने लगो उसी डायरेक्शन में, तो आपको ज्यादा झटका या वो कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आप हल्का सा दौड़ते हुए रुके जाके, तो आपने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो आपके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। फोर्स क्या लगेगा, वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात होगी। अच्छा, इसी में देखते हैं या for very small change in momentum, for very small change in momentum in small time interval dt, ठीक है। तो छोटा सा टाइम इंटरवल हमने लिया dt, तो इस टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम चेंज होगा वो क्या होगा, dp। स्मॉल चेंज के लिए d, जैसे कि हमारी देखो, जैसे कि हमारा वेलोसिटी क्या होती थी, डेल्टा x बाय डेल्टा t, और हम वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते थे, dx बाय dt। तो d का लग गया मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या टाइम इंटरवल डेल्टा मतलब ज्यादा चेंज है, तो इसलिए डेल्टा, d का मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है, d का मतलब स्मॉल चेंज। तो अब फोर्स क्या था, फोर्स हमारा क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल, अपॉन में टाइम इंटरवल। फोर्स हमारा क्या था,
चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम इंटरवल था फोर्स हमारा, ठीक है। मतलब कि फोर्स क्या हो गया प्रोपोर्शनल। अभी यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना है dp, कितने टाइम इंटरवल में dt, कितने टाइम इंटरवल में dt में, या फिर f इज इक्वल टू k dp बाय dt, f इज इक्वल टू k dp बाय dt। k हमें पता है क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या है 1 है, k की वैल्यू क्या है 1 है। तो f इज इक्वल टू dp बाय dt। अब हमें पता है सिंस p इज इक्वल टू क्या होता है mv, p क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाय dt ऑफ m इंटू v, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ m इंटू v। अब मास भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो मास क्या है कांस्टेंट है। तो जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे f इज इक्वल टू, एक बार हम मास का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार वेलोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा मास इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक, फिर एक बार वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ मास, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार मास को लिख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, प्लस एक बार वेलोसिटी को लिख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ मास, ठीक है। अब मास का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो इनटू दिस, ये वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। अब बचा क्या हमारे पास केवल ये, तो f इज इक्वल टू m dv बाय dt, और हमें पता है x a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाय dt, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू v, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसलिए बता दिया, ये जो डिफरेंशिएशन को एकदम बाय पार्ट्स बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट डिफरेंशिएट करना है। तो मैथ में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, एक बार हमने मास को डिफरेंशिएट किया, सॉरी एक बार हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, मास को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर एक बार हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, और सॉरी वेट, हमने एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया और मास को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में, प्लस सेकेंड टाइम में हमने मास को डिफरेंशिएट कर दिया और वेलोसिटी को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप ये टर्म अगर नहीं भी लिखेंगे, ये टर्म अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। अब इसको हमने फिर ऐसे से ये कैसे लिख दिया, अब क्योंकि आई वाज सेइंग मास क्या है कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा dv बाय dt, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा dv बाय dt, और dv बाय dt क्या होता है हमारा a होता है, तो f इज इक्वल टू m इंटू a, f इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, क्या चेंज होगी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। या तो ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या फिर ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहेगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहेगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर बोथ, या फिर दोनों ही, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। तो जब भी आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। और वेलोसिटी हम कब कहते हैं चेंज हुई, या तो केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज हुई है, या तो केवल डायरेक्शन चेंज हुई है वेलोसिटी की तो भी वेलोसिटी को हम कहेंगे चेंज हुई है, और अगर दोनों चेंज हुए हैं तो हम कहेंगे ही कि वेलोसिटी हमारी क्या हुई है, चेंज हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अगर एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है, हमने पढ़ा है ना। ओके, नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज,
न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन, एन। ठीक है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मास यूनिट क्या होती है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। तो क्या? व्हेन mass of 1 kg is accelerated, when mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square. क्या? When mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, so then 1 newton of force is said to be acted on the body। ठीक है, तो क्या? जब 1 kg का कोई भी मास है वो एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और भी यूनिट होती है फोर्स की, जैसे कि एक यूनिट होती है kgf, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, क्या होती है? किलोग्राम फोर्स। तो ये यूनिट आप कुछ देख लेना। 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, या फिर कभी कभी इसको हम 10 न्यूटन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स इसके बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, एक हमारा होता है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है हमारा? 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, फिर एक होता है हमारा ग्राम फोर्स। क्या होता है? ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर -7 किलोग्राम फोर्स होता है। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसे डाइन में करें, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम फोर्स जो हमारा क्या होता है? 1 ग्राम फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है? 10 इंटू 9.89, ये हमारा होता है 980 डाइन। क्या होता है? 980 डाइन। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स हमारा क्या होता है? 980 डाइन। ठीक है, या फिर 1000 डाइन। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हो गई फोर्स की। क्या? एक तो न्यूटन होती है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। देन 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 kgf किलोग्राम फोर्स, एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। ये gf लिखा हुआ है, gm लिखा देना, ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 gm। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कुछ बातें हो गई फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्स जो है 3 डायरेक्शन में लग रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब इन नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे और हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। ओके।